इस लड़के ने देखा कि एक बोतल का ढक्कन जमीन पर लुढ़क रहा है। वह झुककर उसे उठाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही लड़का उसे पकड़ने ही वाला था, बोतल का ढक्कन अचानक गायब हो गया। अभी लड़का कुछ समझ भी नहीं पाया था कि अचानक ट्रेन ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली और जबरदस्त जड़त्व के कारण यात्री आपस में टकरा गए और बेहोश हो गए। जब यात्री होश में आए तो उन्होंने पाया कि जिस ट्रेन में वे सफर कर रहे थे वह पटरी से उतर गई थी। स्टेशन कर्मचारी को मोरी इस घटना की सूचना देना चाहता था। उसने पाया कि बटन काम नहीं कर रहा। तभी एक युवक ने डिब्बे का दरवाजा खोला और यात्री एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बाहर भागने लगे। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें आधुनिक ऊंची इमारतें नहीं दिखी, बल्कि चारों ओर घने पेड़ों से घिरे प्राचीन मकबरे थे। मोबाइल फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। फायरमैन बाइबिंग ने सुझाव दिया कि कोमोरी सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। वह सुरंग की ओर जाकर स्थिति देखेगा। खेल शिक्षक ओनो और वह युवक भी मदद करने का फैसला करते हैं। इस तरह तीनों लोग टॉर्च लेकर सुरंग की गहराई में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रेन कंडक्टर ने भी गायब हुए डिब्बे को देख लिया। उन्हें शक हुआ कि डिब्बा सुरंग में ही छूट गया है, इसलिए उन्होंने लोगों को सुरंग में खोज और बचाव के लिए भेजा। इसी समय बाइबिंग और उसके 2 साथियों ने सुरंग के आगे रोशनी देखी और वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। राहत कर्मी भी वही स्थिति देखकर दोनों टीमें एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन अगले ही पल राहत कर्मियों ने देखा कि उनके साथी भी सुरंग में खोज और बचाव कर रहे हैं और वहीं बाइबिंग और उसके 2 साथी सुरंग से बाहर निकल आए। उनके सामने जो दृश्य था वह कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक रेतीला मैदान था। तीनों ने नजदीक की ऊंचाई पर जाने का फैसला किया ताकि देख सकें कि वहाँ क्या है। लेकिन जब वे तीनों वहाँ पहुँचे तो पाया कि चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान फैला हुआ है। उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वह सबको दिखाया गया और देखने के बाद सभी लोग चिंतित हो उठे। यात्रियों की भावनाओं को शांत करने के लिए बाइबिंग ने शियाओ सेन से लाइटर उधार लिया, बाहर जाकर आग जलाई और एसओएस सिग्नल भेजा। वहीं पास खड़े युवक ने बाइबिंग से कहा कि उसका ऐसा करना ज्यादा मायने नहीं रखता और बचाव का इंतजार करने के बजाय बाहर जाकर रास्ता तलाशना बेहतर होगा। युवक ने एक छड़ी उठाई और उसे डिब्बे के रूप में इस्तेमाल करते हुए कहा कि वे जिस रेगिस्तान में गए थे वह पूर्व में था, इसलिए वह पश्चिम की ओर जाकर देखना चाहता है। बाइबिंग ने उससे कहा कि अकेले जाना बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने युवक को वहीं रुकने के लिए मना लिया। डिब्बे के अंदर एक लड़की बहुत भूखी थी, इसलिए उसने शियाओ ये के बैग में रखे खाने पर नजर गड़ा दी। वह बैग लेकर खुशी खुशी बाहर जाने लगी। अचानक वह डर के मारे चौंक गया। असल में उसने अभी अभी पेशाब करके लौटे युवक को देख लिया था। युवक ने बैग उठाकर उसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसकी बात नहीं मानी और जंगल के अंदर की ओर भाग गई। इसी समय शियाओ ये भी ट्रेन पर लौट आया। उसने अपना बैग खोला तो देखा कि उसमें रखा खाना गायब है। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि युवक के हाथ में उसका बैग है। युवक को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह आगे बढ़कर समझाने लगा कि यह बैग लड़की का गिरा हुआ है, लेकिन लड़की ने उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया और कहा कि उसके बैग में चाकू जैसी चीजें हैं। साफ है कि वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर सभी यात्री डर गए। युवक गुस्से में बैग लड़की की ओर फेंक देता है और कहता है कि सामान उसके असली मालिक को लौटा दो। इतना कहकर वह ट्रेन से कूद जाता है। अब वह आखिरकार अपनी इच्छा के अनुसार पश्चिम की ओर जाकर जांच कर सकता था। युवक जंगल के अंदर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे रास्ते में एक टोपी मिली और पास में ही एक डिब्बा पीने का पानी भी मिला। दूसरी ओर गोल्डन हेयर ने पाया कि उसके मोबाइल में एक चौंकाने वाला दृश्य रिकॉर्ड हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि लड़की ने शाओ ये का खाना चुरा लिया था। गोल्डन हेयर मोबाइल लेकर सीधे लड़की के पास गया। सबूत सामने था, इसलिए लड़की के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा और सभी ने उसके उस बेशर्म व्यवहार की निंदा की। लड़की को भी वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वह मुड़कर जंगल की ओर चली गई। पास खड़े अंकल ने यह देखकर कहा कि पहले जो युवक गया था उसे उन्होंने गलत समझा था। युवक से माफी मांगने के लिए शाओ ये और बाइबिंग उसकी ओर दौड़ पड़े जिधर वह गया था। इसी दौरान युवक भी पश्चिम की ओर पहुंच गया और उसके सामने एक गहरी खाई थी जिसकी तलहटी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही वह मुड़कर जाने ही वाला था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पूरी तरह से खाई की ओर फिसलने लगा। सौभाग्य से युवक ने खाई के किनारे की सूखी बेल को पकड़ लिया, जिससे वह खाई में गिरने से बच गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि ढलान पर मिट्टी बहुत फिसलन भरी थी, वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। छोटा भाई सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन सौभाग्य से शाओ ये और बाइबिंग समय पर वहाँ पहुँच गए। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर छोटे भाई को ऊपर खींच लिया। शाओ ये ने खाई के किनारे एक बैग देखा जो गुजरने वालों का था। शायद वे लोग अब खाई के तल में पड़े हैं। तीनों के वापस लौटते ही उन्होंने देखा कि एक आंटी शाओ सैन को डांट रही थी कि उसे इस घटना की जिम्मेदारी लेनी होगी। शाओ सैन बेहद गुस्से में आ गया। इतनी अजीबोगरीब बात का सामना करना काफी था, उस पर जिम्मेदारी भी डाली जा रही थी। गुस्से में अपना आपा खो बैठा शाओ सैन उठकर आंटी पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि बाइबिंग ने समय रहते उसे रोक लिया, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई। शाओ सैन शांत होने के बाद अपनी टोपी जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि वह ये नौकरी नहीं करेगा। फिर वह जंगल की ओर चल पड़ता है। शाओ सैन के जाने के बाद अंकल लड़की के पास आता है और उसके हाथ में पकड़ी आधी बोतल पानी खरीदने के लिए 2000 युआन निकालता है, लेकिन लड़की का बॉयफ्रेंड पैसे कम समझता है। 10,000 युआन मांग लेता है। अंकल को लगता है कि लड़का उसे ठग रहा है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी आंटी कहती है कि वह यह स्वीकार कर सकती है और तुरंत कुर्सी पर रखे बैग की ओर मुड़ती है। अंकल जल्दी से 10,000 युआन निकालकर लड़के को दे देता है, लेकिन लड़का पैसे लेकर मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पैसों की कोई कीमत नहीं रह गई है। इसके बाद लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाना चाहता है क्योंकि वे पहले से ही घर से भागने का सोच रहे थे। उन्हें आजादी चाहिए थी, कहीं भी जाना उनके लिए मायने नहीं रखता। ये सुनकर अंकल की भी आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि जब वापस नहीं जा सकते तो इसका मतलब है कि वह अब आजाद है।
इसके तुरंत बाद अंकल अपनी कीमती ज्वेलरी दूसरों को दे देता है और फिर बिना पीछे देखे जंगल की ओर दौड़ जाता है। अंकल को जाते हुए देखकर बाकी लोग भी एक एक कर वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल में पानी और खाने की तलाश शुरू कर देते हैं। लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खाई के किनारे पहुँचता है। जैसे ही दोनों अपनी जान खत्म करने की तैयारी करते हैं, पीछे से अचानक बाई बिंग की आवाज आती है। वह दोनों से जीने की गुहार लगाता है, कहता है कि अगर वे मर गए तो उनकी बताई हुई आजादी भी नहीं रहेगी। लड़की भी बाई बिंग की बातों से भावुक हो जाती है। वह मुड़कर लड़के को समझाती है कि वह उसके साथ वापस चले। वापस लौटते समय लड़के को एक पेड़ की दरार में एक बियर का डिब्बा मिल जाता है। इसी दौरान अंकल भी खाई के किनारे पहुंच जाता है और देखता है कि थोड़ी दूर पर एक ऊंचा टावर खड़ा है। अंकल जल्दी से ट्रेन में वापस लौटता है। वह ट्रेन में रखे अखबार को निकालता है और तुलना करने के बाद पाता है कि यह वही टोक्यो हानाकाई टावर है जिसे 2026 में बनकर तैयार होना था। लड़का भी वह बियर का डिब्बा आंटी को देता है। आंटी जब उस पर छपी उत्पादन तिथि देखती है तो डर जाती है। ये बियर 2026 में बनी थी। पास खड़ा चश्मे वाला लड़का ये सब सुनकर सब कुछ समझ जाता है। वे 30 साल बाद के भविष्य में आ गए हैं। उसके हाथ में जो यह रूपांतरण पौधा है वही सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि इसे तैयार होने में कम से कम 30 साल लगते हैं। यह सुनकर लड़का उल्टा खुश नहीं हो पाया। चाहे यह जगह 30 साल बाद का भविष्य ही क्यों न हो, उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे लोग अब यहीं फंसे रह गए हैं। लेकिन इस जगह पर जहाँ न पानी है न खाना, वे आखिर जिंदा कैसे रहेंगे।